नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट इज़ सीड डॉर्मेंसी। ये सीड डॉर्मेंसी का जो टॉपिक है वो आपके हर एक एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है और जनरल सेंस के लिए, जनरल एग्रीकल्चर के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, तो आज हम सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो होती है सीड डॉर्मेंसी, एक आपने वर्ड सुना होगा सीड क्यूसेंस। ये दोनों में क्या अंतर होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सीड क्यूसेंस का मतलब क्या होता है। सीड क्वेश्चंस एक ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन है सीड की जिसमें उसको फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या आप ये कह सकते हो कि जैसे ही सीड को कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है उसमें वो अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, और जैसे ही उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वो तुरंत आपका जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपके होते हैं या तो वाटर या ऑक्सीजन या जैसे टेम्परेचर। तो यानी कि वो कंडीशन जो बहुत जरूरी है और इसकी फेवरेबल कंडीशंस है। लेकिन आप डॉर्मेंसी में एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप ये कह सकते हो कि चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि अगर हम वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर सारी फेवरेबल कंडीशन भी अवेलेबल करवा देंगे तो भी सीड जो डॉर्मेंट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको एक ट्रिगर की आवश्यकता होती है, उसको एक कंडीशन की आवश्यकता होती है, उसको एक पर्टिकुलर फैक्टर की आवश्यकता होती है जो उसकी जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। और जैसे ही आप उसको अवेलेबल करवाओगे, जैसे ही उसका वो ट्रिगर फैक्टर आप ट्रिक करोगे या फिर उसको पॉइंट करोगे तो तुरंत वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। तो समझ में आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो क्यूसेंस है वो आपकी केवल और केवल इंटरनल फैक्टर है जो आपके सीड्स का अफेक्ट होता है, जो उसको रिक्वायर्ड कंडीशन है वो अवेलेबल ना होने के कारण वो अपनी ग्रोथ को रोक रहा है। और यहां ये जो डॉर्मेंसी है वो क्रिएट हो रही है और वो एक ट्रिगर का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो ट्रिगर आपका वहां पर अफेक्ट करेगा तुरंत वो सीड आपका जर्मिनेट कर जाएगा। एंड always remember that this is always due to an unfavorable condition and this will occur in also a favorable condition। तो दोनों में समझ में डिफरेंस आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी के बारे में। तो मैंने सीड डॉर्मेंसी बता दिया कि भाई एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी आप ये कह सकते हो रेस्टिंग फेज है जो आपका सीड के लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म का भी काम करता है, जिसमें सीड की जो जर्मिनेशन है वो आपकी डिले हो जाती है ड्यू टू डॉर्मेंसी। और ये आपकी अमीन के द्वारा 1963 के अंदर इसको जो है डिफाइन किया गया था। और यहां पर बोला गया कि एंडोजिनसली कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटली imposed and it is temporarily suspension of growth and accompanied by reduced metabolic activity and relatively independent of ambient environmental condition। मतलब यहां पर क्या है कि आपका जो सीड है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में जर्मिनेट नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर उसकी फेवरेबल कंडीशन उसको अवेलेबल नहीं हो पाती है, या उसको फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल भी करवा दोगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। उसका कारण है क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। बट ये जो है वो टेम्परेरी कंडीशन है। यहां पर सीड डॉर्मेंसी कभी भी परमानेंट कंडीशन नहीं है, सीड डॉर्मेंसी एक टेम्परेरी कंडीशन है। इसमें आपका सीड वायबल तो होता है, वायबल का मतलब है सीड जिंदा तो है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है because of some unfavorable conditions, और you can say that some in एक कोई आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर नहीं एक्टिवेट हो पा रही है जिसकी वजह से वो सीड्स आपका जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो ये आपकी एक टेम्परेरी कंडीशन है। अब हम बात करें तो यहाँ पर एमीन ने इसके अंदर दो आपके क्लासेस या कह सकते हो कि टू टाइप ऑफ डॉर्मेंसी को डिफाइन किया है। एक है इनेट डॉर्मेंसी जिसको हम लोग प्राइमरी डॉर्मेंसी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा यहाँ पर है सेकेंडरी डॉर्मेंसी। अब देखो प्राइमरी फैक्टर क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि भाई आप अपने बारे में बताओ,
तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली अपने बारे में उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो जो आपके बारे में है, वो आपका है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और वहीं अगर मैं पूछूं आपके दोस्त से या आपके किसी रिलेटिव से कि आपके बारे में कुछ बताए, तो वो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है। उसी प्रकार से अगर कोई आपकी डॉर्मेंसी सीड के ही फैक्टर से, यानी कि खुद के सीड के फैक्टर से अगर इफेक्ट हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डॉर्मेंसी। और अगर वो सीड के खुद के फैक्टर नहीं है, बाहर की कोई कंडीशंस है वो अगर उसको इफेक्ट कर रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी। समझ में आ गया? तो अब यहां पर सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डॉर्मेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी डॉर्मेंसी जो है वो दो कंडीशंस या फिर दो आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है। लेकिन सबसे पहले मैंने बता दिया कि प्राइमरी डॉर्मेंसी क्या है। तो देखो डेफिनेशन पढ़िएगा, इट इज स्टेट ऑफ सीड itself or dormancy induced in the seed at the time of dispersal from the mother plant. The dormancy may be induced before the maturity, during maturity and after maturity, but seed is dispersal from the mother प्लांट। मतलब यहां पर क्या है कि इन्नेट डॉर्मेंसी या प्राइमरी डॉर्मेंसी जो है वो खुद सीड के साथ आपकी क्या है, अटैच्ड है या फिर खुद सीड के साथ एसोसिएटेड है। और वो आपकी डॉर्मेंसी कभी भी इंड्यूस हो सकती है, चाहे वो आपकी बिफोर मैच्योरिटी है, ड्यूरिंग मैच्योरिटी है या फिर आपकी आफ्टर मैच्योरिटी है। लेकिन यहां पर सीड जो है वो डिस्पर्स हो चुका है आपके मदर प्लांट से। अब बारी आती है कि यहां पर इस प्राइमरी डॉर्मेंसी को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में मेनली जो है डिवाइड करते हैं। एक आपका यहां पर है एक्सोजीनस डॉर्मेंसी और एक सेकेंडरी है जी आपका एंडोजीनस डॉर्मेंसी। अब देखो एक्सो और एंडो ये दो वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगे। तो एक्सो का मतलब है कि कोई जो आउटर कंडीशन है, और जो एंडो है इसका मतलब है इंटरनल है। तो देखो आउट यहां पर एक्सोजीनस डॉर्मेंसी है वो किसकी वजह से? तो ये तीन आपके अलग अलग फैक्टर हैं। पहला आपका है फिजिकल डॉर्मेंसी, दूसरा है केमिकल डॉर्मेंसी और तीसरा है जी मैकेनिकल डॉर्मेंसी। तो देखो सबसे पहले जो फिजिकल डॉर्मेंसी है वो सीड के हार्ड कोट की वजह से होती है, या फिर कई बार क्या होता है जो सीड है उसके आउटर पार्ट पर एक म्यूसिलेज कवरिंग जो है वो देखने को मिलती है। और इनकी वजह से क्या हो जाता है जी, सीड जो है वो आपका ना तो गैसियस एक्सचेंज कर पाता है, ना वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। और अब आपको पता है कि जब तक सीड किसी भी वाटर को आपका एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, तो वाटर के विदाउट एब्जॉर्प्शन सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले ट्रिगर ही वहीं पर आता है। तो यहां पर क्या है, हम इसका जो फिजिकल डॉर्मेंसी के साथ एसोसिएशन पार्ट है कि इसमें क्या होता है कि सीड का जो पूरा आउटर कवरिंग होता है वो इतना सख्त होता है, इतना हार्ड होता है कि वो उसके अंदर वाटर इम्प्रिबियल नहीं हो पाता, या फिर वाटर का अंदर एंट्रेंस नहीं हो पाता, ना ही गैसियस एक्सचेंज हो पाता, और जिसकी वजह से उसमें डॉर्मेंसी क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही हम उसका आउटर स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे तो उसको तुरंत वो आपका क्या हो जाएगा जी वहां से, या फिर उसको सॉफ्ट करेंगे या कोई भी एक ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उसमें वाटर आपका जो है मूव कर जाए या गैसियस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो तुरंत उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। सेकंड उसके अंदर हम लोग आपके एक्सोजीनस के ही अंदर पढ़ते हैं केमिकल डॉर्मेंसी। अब केमिकल का मतलब होता है कि भाई कई बार आफ्टर द जब हम सीड डिसेमिनेट होता है तो उसके बाद उसके आउटर लेयर पर कुछ ऐसे केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि उसकी जर्मिनेशन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। और तब जब तक ये इनको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, जैसे आप लोग कई बार वाटर को सीड को वाटर शॉकिंग करते हो, उसको पानी में भिगो देते हो उसके सोइंग से पहले, तो वो प्रोसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें वाटर के साथ मिक्स होकर ये केमिकल्स रिमूव हो जाते हैं और सीड आपका जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मैकेनिकल डॉर्मेंसी। अब यहां पर मैकेनिकल डॉर्मेंसी है कि जब आपका रेडिकल पोर्शन, जिसको हम लोग रूट पोर्शन भी बोलते हैं, जो एम्ब्रियो का पार्ट है, और वो कई बार नहीं जो है इमर्ज आउट हो पाता, नहीं उसको निकल पाता, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी ग्रोथ की किसी भी स्ट्रक्चर की वजह से, चाहे वो आपका आउटर लेयर हो, चाहे वो किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन या मैकेनिकल डॉर्मेंसी। उम्मीद है कि ये तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी जो कि एक्सोजीनस डॉर्मेंसी में आती है।
नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर आपका पार्ट है एंडोजीनस डोरमेंसी। एंडोजीनस डोरमेंसी आपकी यहाँ पर मेजरली जो है वो फिर अगेन आपकी दो कंडीशन सॉरी 3 कंडीशन से होती है। इसमें मेजरली 2 ही है और लास्ट में आपका जो है इन दोनों का ही मिक्सचर है, उसको हम लोग तीसरा बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी में हम लोग यहाँ पर रूडिमेंट्री और लीनियर एम्ब्रियो के बारे में जानते हैं। तो जिन सीड्स के अंदर आपका रूडिमेंट्री एम्ब्रियोज होता है वहां पर क्या है कि एक्चुअली जो एम्ब्रियो है वो इमैच्योर रह जाता है। एम्ब्रियो के अंदर ये कह जाते हो कि आपका एम्ब्रियो जो होगा वो इमैच्योर होगा, यानी कि अभी तक कैपेबल नहीं है कि वो आपका जर्मिनेट कर सके। तो एक्चुअली में एम्ब्रियो की इमैच्योरिटी की वजह से या फिर एम्ब्रियो के प्रॉपरली आपके मैच्योर ना होने की वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, और इस कंडीशन में हम लोग उसको मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी बोलते हैं। और ये किसके अंदर आती है जी? आपकी एंडो, क्योंकि अब इंटरनल पार्ट है उसका, एम्ब्रियो पार्ट है जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया है। और इसके बाद में अब यहां पर एग्जांपल्स आप लोग जो है एप्पल देख सकते हो, मतलब साथ साथ में दिए गए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है वो एक प्रकार से एसोसिएटेड है कि समटाइम्स सीड को इंटरनली जो पार्ट है वो आपका कोई केमिकल उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स इंटरनली ऐसे प्रेजेंट है सीड के अंदर में जो उसको जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका एब्सिसिक एसिड हो सकता है, या फिर कोई हार्मोनल कंडीशंस हो सकती है। तो इनकी वजह से जब सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल जो है डोरमेंसी के नाम से जानते हैं। और अब यहां पर फिजियोलॉजिकल एंडोजिनस है ना, ये भी एक साथ में लगा देना। और नेक्स्ट हम बात करें तो मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, तो ये इन दोनों कंडीशन के कॉम्बिनेशन की वजह से है कि भाई ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो उस केस में ये एक कंबाइंड कंडीशन बनती है, और ये भी आपकी यहां पर एंडोजिनस डोरमेंसी का ही पार्ट होगा। तो ये अभी तक जो हमने एंडोजिनस और एक्सोजिनस डोरमेंसी पढ़ी, ये दोनों ही इनेट या प्राइमरी डोरमेंसी के अंडर में हम लोग स्टडी करते हैं। अब आपका आता है सेकेंडरी डोरमेंसी, जो कि यहां पर सीड के खुद के पार्ट से एसोसिएटेड नहीं है, वो कोई दूसरा फैक्टर है जो कि उसको यहां पर अफेक्ट करेगा। अच्छा, कई बार यहां पर जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ये जो डोरमेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उसके साथ एसोसिएटेड भी होती है जब कई बार इंटरनल प्रॉपर टेम्परेचर उस सीड को नहीं मिल पाता, तो कोई केमिकल रिलीज नहीं हो पाते है ना, या फिर वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उन कंडीशन में भी ये चीज आपकी अकर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर जो है सेकेंडरी डोरमेंसी। तो सेकेंडरी डोरमेंसी में आप देखो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि सीड के खुद के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो आपका बाहर का कोई भी हो सकता है। अब उसमें से आपका आता है जैसे प्रॉपर वाटर अवेलेबल ना होना, या टेम्परेचर प्रॉपर अवेलेबल ना होना, या लाइट अवेलेबल ना होना। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी एसोसिएटेड हैं उसके आउटर स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इनको फिर अगेन 3 अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी को। तो इसमें पहला आपका है थर्मो, दूसरा आपका है स्कोटो, और थर्ड आपका है फोटोडोरमेंसी। तो देखो सबसे पहले आपका है थर्मोडोरमेंसी, मतलब जब टेम्परेचर कंडीशंस प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो उस केस में वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। दूसरा हमारा है जी स्कोटोडोरमेंसी। स्कोटोडोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जर्मिनेशन रिक्वायर्ड लाइट व्हेन दे आर सॉक्ड इन डार्कनेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि सीड्स को आपका लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कई बार जो है प्रॉपर्ली ये कह सकते हो कि भाई लॉन्ग टर्म तक डार्क कंडीशंस में अवेलेबल होने के कारण, लॉन्ग टर्म तक डार्क फेज में अवेलेबल होने के कारण, और ये जो लाइट पीरियड है वो डिपेंड करता है सीड के साइज के ऊपर, वेराइटीज के ऊपर, और अलग अलग जो है आपकी स्पीसीज के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो फोटोडोरमेंसी है कि भाई सीड एक्सपोज टू एक्सेस लाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही बात है कि भाई अब यहां पर ये भी कंडीशंस होती है, कई बार लाइट में ज्यादा एक्सपोज होने के कारण और कई बार लाइट में एक्सपोज ना होने के कारण, और कई बार ये भी कह सकते हो कि भाई आपका प्रेशर में लॉन्ग टर्म तो है अगर वो रहता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो कंडीशंस हैं जो आपकी सीड के खुद के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये बाहर से हैं, और वो जब तक अवेलेबल नहीं हो पाएंगी तब तक आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, और इसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे जी इन डोरमेंसीज को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ यहां पर आपके सामने है
तो देखो हमने क्या पढ़ा, आपका फिजिकल डॉर्मेंसी, फिर हमने फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी एंड मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। ठीक है, तो यहां पर आपका सीड क्या है, इम्परमेबल है, यानी कि उसके अंदर आपका सीड के अंदर वाटर अभी तक नहीं जा सकता, ना गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये फुली डेवलप्ड सीड में भी हो सकती है, और ये आपका ये कह सकते हो कि स्कैरिफिकेशन मेथड होता है, जिसमें हम लोग मैकेनिकली या फिर एसिड के साथ उसको स्कैरिफाई कर सकते हैं, उसको सीड को ब्रेक कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, और वो आपका सीड ब्रेक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल इनहिबिशन जो है वो मतलब एम्ब्रियो की जो कंडीशंस है उसकी वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम लोग एम्ब्रियो को आपका क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे विद द प्रोसेस, एंड इसमें हम लोग फॉलो करते हैं आपके हार्मोनल ट्रीटमेंट को, जैसे कि एथ्रिल या GA3, जिसको हम लोग जिबरलिक एसिड के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार, कई बार एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द डॉर्मेंसी इन सीड एंड दैट कॉल्ड एज जिबरलिन। ठीक है, आई थिंक सो मार्कर थोड़ा सा लाइट है, मैं एक यस दिस वन। सो मैंने क्या बोला कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करने में हेल्प करता है, सो दैट इज द जिबरलिन या जिबरलिक एसिड। और इसमें GA3 जो है वो मोस्ट कॉमन जिबरलिन हार्मोन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ में आप लोग ये भी कह सकते हो कि थायोयूरिया भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम यूज कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। ये केमिकल सॉल्यूशंस हैं जिनको यूज किया जाता है ज्यादातर आपकी फिजियोलॉजिकल या फिर जो कंबाइंड डॉर्मेंसीज होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल है, इसके अंदर यहाँ पर ये कह सकते हो अंडर डेवलप्ड या कंडीशंस होती हैं, और इसमें कोल्ड स्टेरिफिकेशन फॉलो करते हैं। और मॉर्फोफिजियोलॉजिकल के अंदर हम लोग जो है स्टेटिफिकेशन फॉलोड बाय केमिकल शॉकिंग, मतलब स्टेटिफिकेशन करेंगे पहले, जिसमें आपका आगे क्या है हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ मेथड हैं जिनको हम लोग आपके स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्कैरिफिकेशन, जिसको हमने अभी पढ़ा था, और इसमें हम मेनली दो आपकी स्कैरिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, इसके अलावा भी स्कैरिफिकेशन हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर आपका मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो स्कैरिफिकेशन का मीनिंग क्या है, देखो स्कैरिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट फॉलो करना, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, जिससे आपका जो सीड का कोट है, क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा था कि सीड के अंदर डॉर्मेंसी जो है वो सीड कोट के हार्ड होने से आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सीड कोट को या तो ब्रेक कर देंगे या उसको क्या कर देंगे जी, सॉफ्ट कर देंगे, और इन दोनों ही कंडीशन में इसकी सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। अब देखो यहां पर पहला है सीड का एसिड स्कैरिफिकेशन, तो ये आपका क्या करता है, सीड कोट को सॉफ्ट करता है, और इसमें हम लोग मेनली जो यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड 0.1% सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, और ये आपका जो है ब्रेक करने का काम करेगा। अब देखो यहां पर जैसे लिखा है कि ट्री क्रॉप्स के अंदर 1 to 3 आवर्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, अलग अलग स्पीसीज में वेरी करता है, सीड साइज पर वेरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, और मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में क्या होता है जी, आपका इसके अंदर सीड को हम लोग ब्रेक करते हैं, या तो आइदर विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, या फिर हम लोग वहां पर किसी प्रकार से, जैसे हम यहाँ आपका देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग रेगमार को फॉलो कर सकते हो, नाइफ को यूज कर सकते हो, या किसी भी प्रकार का ऐसा टम्बलर वगैरह हथौड़ा है ना जिनको हम लोग यूज कर सकते हो, और आपका हार्ड कोट जो होगा उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड एज क्या, स्कैरिफिकेशन। स्कैर, देखो ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि दाग डालना, और दाग कैसे डाल सकते हो, अब अच्छा इसमें एक चीज और भी पढ़ सकते हो, हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन, गर्म पानी। आप अपने चेहरे पे मान के चलो पानी गर्म गिर जाए तो दाग पड़ जाएगा, तेजाब पड़ जाए तो दाग पड़ जाएगा, हथौड़ा मार दें दाग पड़ जाएगा, सैंड पेपर से रगड़ दें दाग पड़ जाएगा, वही दाग एक प्रकार से यहां पर याद रख लो, स्कैर से मतलब दाग। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है और इसके कौन कौन से आपके फर्दर मेथड्स हैं, कौन कौन सी प्रोसेस है। नेक्स्ट यहां पर मैंने बोला हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट यहां पर क्या है, अब देखो अलग अलग सीड्स के लिए 77 to 100 डिग्री सेल्सियस है, और टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है कि भाई 1 to 5 मिनट से लेके आपका 60 to 80 मिनट्स यहां पर टाइम हो सकता है। अलग अलग जैसे बंगाल ग्राम और ग्राउंडनट को अगर आप लोग
1 मिनट से भी ज़्यादा अगर रख लेते हो गर्म पानी में, तो वो तो सीड आपका इंजुरियस हो जाता है, सीड को इंजरी हो जाती है, सीड आपका खराब हो सकता है, सीड डिटेरियोरेट हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अलग अलग टाइप ऑफ सीड्स के अंदर हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि उसके अंदर आपका स्पीसीज के अनुसार ही हम लोग उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें, क्योंकि सीड कोट को हमने सॉफ्ट करना है, उसको कंप्लीटली खत्म नहीं करना है ना। तो उसको ये चीज हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द, जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई इस प्रकार की जो प्रोसेसेस फॉलो की जाती है उनको बहुत ही केयरफुल मतलब जो है उसके साथ किया जाता है। अदरवाइज अब देखो एक्चुअली यहां पर क्या है कि अगर हम अवेयर नहीं है इन चीजों के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ही खुद का नुकसान होगा, हम इकोनॉमिकली अपना लॉस करने वाले हैं उस केस में, है ना। तो चलिए फिर हम बात करते हैं जी स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअली में आप ये कह सकते हो व्हेन सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू एम्ब्रियो फैक्टर, सीड कैन बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो जो फिजियोकेमिकल जो इंटरनल उसकी जो होती है प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है कई बार प्रॉपर केमिकल अवेलेबल ना होने के कारण या एम्ब्रियो के प्रॉपर मैच्योर ना होने के कारण, तो उन कंडीशंस में हम लोगों को उसको स्ट्रेटिफिकेशन जो ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन और वार्म स्ट्रेटिफिकेशन दो कंडीशंस अवेलेबल करवाते हैं। अब स्ट्रेटिफिकेशन इज एक्चुअली ए टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है, ये याद रखना। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है आपका, टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूबेट द सीड एट लोअर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कवर मोइस्ट सबस्ट्रेटम फॉर 2 to 3 days टू सेवरल मंथ। अब ये याद रखना कि ये टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी अलग अलग स्पीसीज में डिपेंड करेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग उसको जो है ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या किया जाएगा, सीड्स रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 40 to 50 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू डेज, फॉर एग्जाम्पल इन paddy. In case of oil palm, it require temperature of 40 to 50 degree Celsius for 2 months for breaking the dormancy. मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड है और अलग अलग आपकी स्पीसीज है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इन कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एंड केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड शुड नॉट बी मोर देन 15%। अब ये भी याद रखना है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इनको फिर वही बात है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपका जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, इसमें कोल्ड जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इसमें हम लोग 3 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे एक तो आपका हो गया अभी रेफ्रिजरेशन हो गया, मतलब फ्रीज में ही हम लोग रख सकते हैं। एक आपका आउटडोर प्लांटिंग हो गया, ठीक है, और एक हम लोग उसको मतलब जब आपका लोअर टेम्परेचर होता है तो उसको नाइट में जो है बाहर रख सकते हैं, तो वो आपका हो गया। तो 3 प्रोसेस आपकी फॉलो कर सकते हैं इसमें कोल्ड टेम्परेचर के लिए। इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रैक्टिस हो सकती है, तो इसमें लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे सीड को डोरमेंट कर देते हैं, और इनके प्रेजेंट होने के कारण सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या करेंगे, सीड को भिगो देते हैं पानी के अंदर लगभग आपके 12 से 14 घंटे के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो आपके इनहिबिटर्स या आपके मतलब अनवांटेड केमिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं सीड से, और सीड आपका जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है जी प्री चिलिंग। प्री चिलिंग में क्या होता है कि आप उसको सीड को डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर प्री चिलिंग ट्रीटमेंट, यानी कि उसको 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के लिए लगभग आपका 5 to 7 डेज द सॉक्ड और इम्बाइब्ड सीड आर केप्ट एट, मतलब पानी में जो भिगोए गए सीड हैं या फिर इम्बाइब्ड है ना, इम्बाइबिशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर आपका सीड में एब्जॉर्ब किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सोक्ड सीड है वाटर के अंदर, जिसके अंदर पानी आपका एंटर कर चुका है, उसको 5 से 7 दिन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखा जाता है, और फिर उसके बाद इमीडिएटली हम लोग क्या कर देते हैं जी, आपके सीड को सोइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट विद हार्मोन एंड केमिकल्स। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हार्मोन कोई केमिकल अगर रिक्वायरमेंट है या फिर इंटरनली उसकी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करना है, तो हम इन केमिकल्स और हार्मोन से ट्रीट करवा सकते हैं। अब केमिकल्स के अंदर याद रखना थायोयूरिया है, पोटेशियम नाइट्रेट है और सोडियम हाइपोक्लोराइट है। और वहीं हार्मोन्स की बात करें तो GA3 है, साइटोकाइनिन के सिंथेटिक कंपाउंड जैसे कि आपका काइनेटिन और BA, जिसको हम लोग बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन के नाम से जानते हैं, या फिर एथरल, इन कंपाउंड्स को आप लोग यूज कर सकते हो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ नेक्स्ट आता है एक प्रोसेस जिसको आप लोगों ने शायद कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। देखो सीड प्राइमिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड प्राइमिंग refers to
प्रोसीजर ऑफ ओवरकमिंग डोरमेंसी। याद रखना सीड प्राइमिंग यहां पर क्या है, डोरमेंसी को ही ब्रेक करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है, स्पेसिफिकली न्यू हार्वेस्टेड फ्रूट्स। अमंग द मोस्ट कॉमन सीड प्राइमिंग प्रोसीजर आर ऑस्मो कंडीशन, इन्फ्यूजन एंड फ्लूइड ड्रिलिंग। अब देखो तीन प्रोसेस इसमें फॉलो कर सकते हैं। पहला आपका है ऑस्मो कंडीशन। ऑस्मो कंडीशन में क्या होता है कि सीड्स आर प्लेस्ड इन शैलो लेयर इन कंटेनर हैविंग द 20 to 30% सॉल्यूशन ऑफ पॉलीग्लाइकोल। देखो पॉलीग्लाइकोल का एक 20 to 30% सॉल्यूशन होगा, उसमें हम लोग उसको रखते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं, सीड को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 7 से 21 दिन के लिए क्या कर देते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो भी आपका सीड और स्पीसीज के ऊपर वेरी करेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन। अब देखो ऑस्मो कंडीशन में क्या था, पॉलीग्लाइकोल सॉल्यूशन था, उसमें हमने डिप किया, उसके बाद हमने उसको इंक्यूबेट किया, ये प्रोसेस हुआ। अब यहां पर जो इन्फ्यूजन प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड एज वेल एज एंटीडोट्स को क्या करते हैं, सीड के अंदर डायरेक्टली इन्फ्यूज करते हैं। और ये किस प्रोसेस के द्वारा, ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन जो होती है इसमें। अब देखो यहां पर क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व सोकिंग द सीड फॉर 1 to 4 आवर इन एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या होगा, या तो एसीटोन सॉल्यूशन होगा या फिर यहां पर आपका ये कह सकते हो कि उसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लगभग 1 से 4 घंटे के लिए उसको भिगोएंगे। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक प्रकार से ये जो इन्फ्यूज किए जाते हैं डायरेक्टली कौन कौन से केमिकल जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे हार्मोन्स है, चाहे वो फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड। फिर आपका है ड्यूरिंग फ्लूइड ड्रिलिंग। अब तीसरा जो प्रोसेस था फ्लूइड ड्रिलिंग। अब यहां पर क्या किया जाएगा, सीड्स आर सस्पेंडेड इन जेल, मतलब किसमें सस्पेंड किया जाता है, जेल के अंदर, है ना। अब यहां पर है कि बिफोर दे आर सोन, मतलब सोइंग से पहले। नेक्स्ट है टुडे दे आर मेनी टाइप ऑफ जेल्स अवेलेबल इन मार्केट बट सोडियम एल्जिनेट, ग्वार गम एंड सिंथेटिक क्ले आर मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन द फ्लूइड ड्रिलिंग। अब फ्लूइड ड्रिलिंग के लिए क्या करेंगे, ये जो यहां पर चाहे हम लोग सोडियम एल्जिनेट, ग्वार गम या आपका सिंथेटिक क्ले, इस मटेरियल के अंदर उसको इन्फ्यूज करेंगे और उसके बाद उसकी क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस है जिसको हम लोग सीड प्राइमिंग के अंदर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो शायद आप लोगों को सीड प्राइमिंग के बारे में आज एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और याद रखना सीड डोरमेंसी इज ऑलवेज इन दैट कंडीशन कि सीड वायबल है, सीड जिंदा तो है लेकिन वो किसी वजह से क्या नहीं कर पा रहा है, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। तो चाहे आपके वो प्राइमरी फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर आपके सेकेंडरी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर ये सारे प्रोसेस जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए थे और ये हमारा पूरा का पूरा आज का ये सेशन था, इसका टॉपिक का एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया या कहीं आपको कोई पॉइंट में प्रॉब्लम लगता है, कोई क्वेश्चन लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा, डेफिनेटली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट और बेटर सेशंस के लिए जो ऑथेंटिकेटेड हैं, जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं आप लोगों के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत जरूरी है, तो आप इनको देखते रहिए और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे लोगों को जरूर बताएं कि ताकि अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको पसंद क्या आया ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।